गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखो, मैंने आपको कहा था चाहे न्यूट्रिशन किसी भी न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा हो, उसको कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप का होना जरूरी है। और वो 5 स्टेप थे आपके इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। चाहे मोस्ट माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप का होना जरूरी है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बताया था, जो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें भी न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए उन 5 स्टेप्स की कंप्लीट होने की जरूरत थी। यहाँ पे भी न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप्स की जरूरत है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो पहले हम लोग हाउ द न्यूट्रिटिव प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इनसाइड द ह्यूमन बीइंग उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो 5 प्रोसेस हमारे कंप्लीट हुए या नहीं हुए। यदि वो 5 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और फिर जाकर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है या न्यूट्रिशन इन एनी ऑर्गेनिज्म है, तो उसको कंप्लीट होने के लिए उन 5 स्टेप्स का होना जरूरी है। अब एक बात देखिए, न्यूट्रिशन मैंने जैसे आपको कहा कि ह्यूमन बीइंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को कंप्लीट होने के लिए एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और उस स्पेशल सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है, एंड दैट स्पेशल सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यदि आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। वन इज एलिमेंट्री कैनाल, वन इज एलिमेंट्री कैनाल and another is accessory glands. accessory glands, इन दोनों का ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। यदि हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ये माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ से आपका फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स से फूड पाइप है जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप के बाद स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एनस। सो फूड से एंटर किया एंड एनस से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। जबकि यदि हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवली जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होते हैं, और ये हमारे प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, तो एसेसरी ग्लैंड्स में आपका एक तो स्लाइवरी ग्लैंड आ गया है, स्लाइवरी ग्लैंड हो गए, दूसरा लीवर है,
पेनक्रियास है, इंटेस्टाइनल वॉल है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, सो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसेसरी ग्लैंड्स बिकॉज दे विल बी हेल्पिंग इनटू द प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस, टू कैरी आउट द प्रॉपर डाइजेस्टिव प्रोसेस इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। अब ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, इसे हमें एक एक करके देखना है कि ये किस तरीके से कैरी आउट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करेंगे और एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है माउथ। अब एक चीज तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि माउथ वो ओपनिंग है, माउथ वो ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड एंटर करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो इसका मतलब जो इंजेशन प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है आपके न्यूट्रिशन का इंजेशन, वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि हम बात करते हैं माउथ से, तो आपको मालूम है माउथ इज द एंट्री प्लेस फॉर द फूड, इट इज द एंट्री प्लेस फॉर फूड, इट इज द एंट्री प्लेस फॉर फूड। तो माउथ में क्या होता है, माउथ में फूड जो होता है वो एंटर करेगा और एंटर करने के बाद माउथ के अंदर फूड का फिजिकल एज वेल एज केमिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन माउथ the physical as well as the chemical breakdown of the food take place, and after that it moves into the pharynx, pharynx to from pharynx it moves into the food pipe, food pipe से होता हुआ स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। और इसी प्रोसेस में जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं वो डिफरेंट तरह की केमिकल्स रिलीज करते हैं which will be helping into the proper digestion of the food। अब जैसे मैंने आपको कहा कि माउथ इज द एंट्री प्लेस फॉर फूड, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो with the help of body organs they carry the food and put them into mouth। if you talk about the human beings जो होते हैं वो हैंड की मदद से फूड को पिक करके माउथ में रखते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली माउथ से ही फूड को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स दे पुट द फूड इनटू द माउथ। तो एनी हाउ द फूड हैज टू मूव इनटू द माउथ और माउथ में जाने के बाद उसका फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन दोनों होता है। जो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है इसके लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली teeth is responsible। जो teeth होते हैं they are basically responsible for the physical breakdown of the food। अब जब हम बात कर रहे हैं teeth की, किसकी बात कर रहे हैं, teeth की, तो ह्यूमन बींग्स की भी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमंस have heterodont dipyodont teeth। हेट्रोडोंट क्या है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो डोंट मतलब टीथ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट। यदि हम अपने माउथ में देखें तो कुछ टीथ जो है आपके फ्लैट है, कुछ नुकीले हैं, कुछ चौड़े चौड़े हैं, तो डिफरेंट तरह के, एक तरह के नहीं है। तो जब डिफरेंट तरह के टीथ प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं हेट्रोडोंट। डाई मतलब टू, डाई मतलब क्या होता है, टू। पायोडोंट एक ऐसे टाइप का टीथ है जो पूरे लाइफ स्पैन में 2 टाइम आता है। फर्स्ट टाइम जो आता है उसे मिल्क टीथ कहते हैं और बाद में टीथ आता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। अब आप देखना जो छोटे बच्चे होते हैं 8 से 9 साल 7-8 साल तक जो दांतें होती बचपन पे वो सारे टूटते हैं और उसकी जगह पे
परमानेंट टीथ आता है, और यदि परमानेंट टूथ यदि वो टूटता है तो उसके बाद उसकी जगह कोई नहीं लेगा, मतलब कि 2 टाइम ए टीथ कम्स और नॉट है, सो सच टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज डायफाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसके अंदर न केवल एंट्रोडॉन्ट टाइप के टीथ होते हैं, मगर उनके साथ वो डायफाइड भी होते हैं, मतलब teeth comes twice in the lifespan of an individual. So such type of teeth are called as diaphyodont teeth, and this occur into the human beings. So that's why we say that the human beings teeth are diaphyodont in nature. अब यहाँ पे आप देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट तरह के teeth हैं, मेनली ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 4 तरह के टीथ होते हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर जो होते हैं, यदि आप फ्रंट वाले टीथ देखेंगे तो फ्रंट के जो टीथ होते हैं फ्लैट से, सो दे आर कॉल्ड एज इंसीजर्स। उसके बाद यदि आप ऐसे देखें तो फ्रंट के ऐसे टीथ होते हैं फ्लैट में, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स। इन्हें क्या कहते हैं? इंसीजर्स। इसके बाद एक नुकीला दांत होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कैनाइन। और उसके बाद छोटे जार्स होते हैं जिन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं, और उसके बाद बड़े जार्स होते हैं जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं। तो जो इंसीजर होता है, फ्लैट टीथ होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, cutting and biting the food. यदि आपको फूड को कट करना है तो यू हैव टू कीप द फूड इन द फ्रंट एंड देन ओनली यू कैन कट द फूड। यदि मान लीजिए सेब है, उसको कट करना है तो आप सामने ले आते हैं और सेब को कट करते हैं। तो कोई भी चीज़ यदि काटना है तो उसके लिए आपको फ्रंट टीथ का यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। जो कैनाइन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग द फूड, टीयरिंग द फूड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? टीयरिंग द फूड। तो टीयरिंग जो होता है, चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो कैनाइन करता है, और कैनाइन उसके लिए क्या करता है? कैनाइन देखिए स्लाइटली थोड़ा साइड में होता है, नुकीला सा। तो यदि आप गन्ने को भी देखोगे, इफ यू वांट टू टीयर द सुगर केन, सो यू कैन नॉट टीयर देम इन फ्रॉम द फ्रंट टीथ, यू हैव टू टेक देम स्लाइटली इन ए साइड ऑफ योर टीथ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टीयर द सुगर केन। सो वो कैनाइन होता है जो टीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आप कार्निवोरस एनिमल्स में देखें तो जो साइड के टीथ होते हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब कैनाइन जो होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स में कैनाइन एब्सेंट होता है, क्योंकि उनको टीयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है फूड को। तो इस कारण से हर्बीवोर्स को भी पहचानना है तो उसके डेंटिशन को, दांतों के अरेंजमेंट को देख के आप पहचान सकते हो कि वो हर्बीवोर एनिमल है या कार्निवोर है। यदि कार्निवोर एनिमल होंगे तो उनके कैनाइन बहुत वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है, जबकि हर्बीवोर्स होंगे तो उनमें कैनाइन एब्सेंट होता है और इंसीजर्स वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इंसीजर्स और कैनाइन समझ में आ गया आपको। जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग and chewing the food, crushing and chewing the food।
दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग एंड च्यूइंग द फूड। तो इन चीजों के लिए आकृतित होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यदि आप माउथ में बात कर रहे हैं तो माउथ में केवल टिथ नहीं होता है, माउथ में के अंदर टिथ के अलावा टंग भी होता है, which is responsible for tasting the food and mixing the food। जो फूड होता है, मिक्सिंग द फूड, जो फूड हम खाते हैं तो खाने के बाद स्लाइवा रिलीज होता है, एक वाटरी सिक्रीशन आता है, और उस वाटरी सिक्रीशन के साथ फूड को मिक्स करने का जो काम करता है वो काम टंग करता है। यदि हम टंग को देखें तो टंग की बनावट जो होती है कुछ इस तरीके का होता है, और इस पे ऐसे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स दाने जैसे आपको दिखेंगे, एंड दे आर कॉल्ड एज टेस्ट बर्ड्स, दे आर टेस्ट बर्ड्स। तो इनमें अलग अलग रीजन होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। जैसे जो फ्रंट के टेस्ट बर्ड्स होंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग स्वीट टेस्ट, सॉरी it is responsible for sweet taste, this is responsible for bitterness, और ये सॉल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टंग होता है उस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स, एंड फॉर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टेस्ट the different taste buds are present on the different regions of the tongue। so इसीलिए तुम देखना टंग के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के टेस्ट आपको आइडेंटिफाई होंगे। तो ये चीज होती है जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि किस तरह का टेस्ट फूड के अंदर है। तो हमारे माउथ के अंदर एक तो टीथ हो गया आपके जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो जो टिप्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। टंग जो है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग द फूड एंड टेस्टिंग द फूड। ठीक है, इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर जो फ्री स्पेस होता है, हमारे माउथ के अंदर यदि आप देखें तो फ्री स्पेस है, जो फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस को हम कहते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। और ये ओरल कैविटी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यदि एक स्पेस ना हो तो मिक्सिंग ऑफ फूड नहीं होगा, साउंड प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इट हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो माउथ जो हो गया उसके फ्री स्पेस को हमने बकल कैविटी और ओरल कैविटी कह दिया। टंग एंड टीथ आर आल्सो प्रेजेंट इनटू इट, and the mouth is guarded by the two lips। जो माउथ होता है उसको गार्ड क्या करते हैं, दो लिप्स, ठीक है, और इन दो लिप्स के ओपन होने के बाद the food or anything can enter into our mouth। तो माउथ क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर एक यदि हम डेंटल फॉर्मूला की बात करें, डेंटल दांतों का कैसा अरेंजमेंट है हमारे अंदर, तो यदि आप देखो यहाँ पर हमारा जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। मैंने आपने पढ़ा हुआ बायलेटरली सिमेट्रिकली, यदि आप यहाँ से बॉडी को डिवाइड करें तो इस साइड का और इस साइड का अरेंजमेंट एकदम एक जैसा है हमारी बॉडी में। तो यदि हम यहाँ से देखें, ये मान लीजिए तो इधर दो टीथ है इंसिजर के, तो इधर भी दो टीथ होंगे, एक केनाइन है तो एक केनाइन इसके बाद होगा, फिर दो मोलर है और तीन प्रीमोलर है, तो ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो जो डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 1 2 3 का है अपॉन 2 1 2 3, इसमें जो लास्ट मोलर होता है, लास्ट मोलर टीथ होता है
लास्ट मोलर टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ। और ये जो टीथ है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए कहते हैं हम इसे, एक तो ये लास्ट मोलर टीथ जो होता है दैट डेवलप्स आफ्टर द एज ऑफ 18, और तो इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये नहीं जब होता है तो आपको खाना खाने में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसके रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स जिनके होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो दे आर कॉल्ड एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जो हमारा विजडम टीथ है दैट इज आल्सो ए वेस्टिजियल ऑर्गन और नॉट, ठीक है। तो जो विजडम टीथ है लास्ट मोलर टीथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ, एंड इट कम्स आफ्टर द एज ऑफ 18। तो ये चीजें होती हैं। अब माउथ में एक चीज आपको और समझना है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सी ग्लैंड है। ये 3 पेयर्स में होते हैं। एक पेयर अपर माउथ रीजन में होता है, 2 पेयर लोअर माउथ रीजन में होते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड जिस सिक्रीशन को रिलीज करते हैं उस सिक्रीशन को हम कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा या सलाइवरी जूस। सलाइवा और सलाइवरी जूस। तो ये जो सलाइवा है आपका, ये सलाइवा और सलाइवरी जूस फूड के साथ मिक्स होता है। तो जैसे ही हमारे माउथ में ये स्टिमुलस जाता है ब्रेन को कि फूड आया, तो ये सलाइवा रिलीज होना शुरू हो जाता है, एंड दैट मिक्स विद द फूड so that the proper digestion can occur. अब जो ये सलाइवा है या सलाइवरी जूस है, it contain a enzyme called as salivary amylase. ये salivary amylase एक एंजाइम होता है, उसको कंटेन करता है। और ये salivary amylase एक्ट करता है शुगर के ऊपर and get them into maltose। तो यहाँ पे ये केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, जो शुगर है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जबकि माल्टोज जो है वो एक सिंपल फॉर्म है। तो शुगर को माल्टोज में ब्रेकडाउन करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो करता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। एंजाइम बायोकैटलिस्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और ये बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो ये जो काम करता है वो काम करता है सलाइवरी एमाइलेज, जो शुगर जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको एक सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि माउथ के अंदर फूड का न केवल फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, उसके साथ साथ उसका केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये हमारे माउथ में होता है। अब माउथ के अंदर ये फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फूड मिक्स हो गया सलाइवा के साथ। आफ्टर दैट फूड मूव्स फ्रॉम माउथ से फूड जो है वो मूव करता है, मूव्स इनटू फेरिंग्स। कहाँ मूव करता है? फेरिंग्स। और फेरिंग जो है दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। जो आप सांस लेते हो और खाना खाते हो, इन दोनों का एक कॉमन प्लेस है, एक कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। और उस कॉमन प्लेस को हम कहते हैं फेरिंग्स। इसीलिए आप देखना जब आप खाना खा रहे होते हैं और कभी कभी छींक आ जाती है, स्नीजिंग होती है, तो द फूड पार्टिकल इवन कम्स आउट ऑफ योर नोज। तो इसका मतलब क्लियर है कि एक ऐसा कॉमन प्लेस है जहाँ पर फूड और एयर दोनों ही आपस में मिक्स होते हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, दोनों सेपरेट होते तो नेजल पैसेज में फूड नहीं आता और माउथ से कभी आप सांस नहीं ले पाते। तो हम माउथ से सांस नहीं लेते हैं और कभी कभी स्नीजिंग होने में आपने देखा होगा फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेजल पैसेज में आ जाते हैं। तो ये इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ कॉमन ओपनिंग कॉल्ड द फेरिंग्स फॉर फूड एंड एयर।
तो माउथ में जो फूड होता है वो वहां से मूव कहाँ करता है, फेरिंग्स में, ठीक है। और फेरिंग्स से फूड मूव करता है, यहाँ पे फूड का कुछ नहीं होता है, ठीक है, सीधे वहां गया, वहां से इट विल पुश टुवर्ड, इट विल पुश इनटू द फूड पाइप। ये कहाँ पे पुश कर दिया गया, फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसोफेगस। तो फूड पाइप में फूड गया, वहां पर भी कोई केमिकल ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं होता है, फूड पाइप में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली फूड पाइप से फूड मूव करता हुआ स्टमक में आता है। अब जो ये स्टमक में आता है तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे फूड जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पैकिंग से होता हुआ और स्टमक तक जाता है। यदि ऐसा नहीं होता, देखिए, यदि मान लीजिए फूड यहाँ गया और यहाँ से फूड यदि डायरेक्ट सीधा स्टमक में जाता तो ये एकदम तेजी से गिरता और आपके स्टमक को डैमेज कर सकता था। तो ये ऐसा नहीं होता है, जो फूड होता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप के अंदर, और उसके कारण फूड जो होता है वो मूव करता है हमारे फूड पाइप के अंदर, और उस कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इनटू द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच पुशेस द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फूड अपने आप कभी भी आगे नहीं मूव करेगा, क्योंकि उसके पैर तो निकले हुए नहीं हैं, तो उसको मूव करवाने के लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस वो प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू फूड जो होता है वो मूव करता है आपका आगे, और फूड जो होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। तो दिस वे द फूड रीचेस टू द स्टमक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब फूड जो होता है वो माउथ से ट्रेवल करता हुआ आपका स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, ठीक है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे बात कीजिए, ओके। थैंक यू।